नमस्कार, प्रणाम, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सबके प्यार और गोड़ छू के गोड़ लागतानी। मैं हूँ ऋषु कुमार गुप्ता और आपका पुनः स्वागत करता हूँ द ऋषु गुप्ता शो में। आज का हमारा विषय हमारे गांव कसिया के एक विद्यालय पर है। विद्यालय वो जगह है जहाँ विद्याओं का आदान प्रदान होता है। विद्या का हर इच्छुक इस आलय में अपने ज्ञान को बढ़ावा देने जाता है और जीवन रूपी ताले का चाबी यही पाता है। विद्यालय का वर्णन करना काफी मुश्किल है। इसके वर्णन करने में भारी भरकम शब्द भी फीके पड़ने लगते हैं। इसकी उदारता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। खैर, जब मस्तिष्क में दूषित नैतिकता मंडरा रही हो तो ये सब बातें करना लाजमी नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने विद्यालय को साक्षात पाठ्यकाल के बाद अन्य निम्न स्तर के कामों के लिए दुरुपयोग होते देखा है, इसका अपमान होते हुए देखा है। यह विद्यालय है बक्सर जिले के डुमराव प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कसिया गांव की, जिस तक पहुंचने का कोई स्थायी रास्ता नहीं। बच्चे इस विद्यालय तक खेतों से होकर पहुंचते हैं और बरसात के मौसम में यह विद्यालय द्वीप बन जाता है। विद्यालय बंद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे शौचालय, भोजनालय, रसोई घर, बेडरूम, नशे और जुए के अड्डे में तब्दील कर देते हैं। बरसात में इस घर बने विद्यालय में लोग दीवार फांद कर पहुंचते हैं। कहने को तो ये विद्यालय है, लेकिन इस आलय में पशु बांधे जाते हैं, कक्षाओं में लोग सोते हैं, धूम्रपान करते हैं, इसी आलय में वो मल मूत्र भी करते हैं और तो और गाली गलौज के साथ जुए भी खेले जाते हैं। और पाठ्यकाल के बाद यही सारे निम्न स्तर के काम यहाँ पर किए जाते हैं। मैं तो ये सब देख के हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता व शिक्षक ने विद्यालय का महत्व समझाया है, इसकी उदारता से मुझे रूबरू करवाया है और इसका इज्जत करना, इसकी आदर करना मेरे संस्कारों में निहित है। जो लोग विद्यालय का अपमान कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या वो कभी विद्यालय नहीं गए? और अगर गए हैं तो इसकी मर्यादाओं से वंचित क्यों हैं? मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या विद्यालय में ये सब निम्न स्तर का काम करना सहज है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब आते हैं विद्यालय की हालत पर। मैं आपको बता दूं कि मेरा स्तर अभी उतना ऊंचा नहीं हुआ है कि मैं विद्यालयों में कमियां ढूंढता चलूं, और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं इसके उदारता के तले दबा हुआ हूं। लेकिन इसकी सच्चाइयों से आपको तथा सरकार को रूबरू करवाना भी जरूरी है। यह विद्यालय खेतों में निर्मित है और बरसात के मौसम में इसकी हालत एक द्वीप की तरह हो जाती है। फिलहाल यह विद्यालय कोरोना काल में बंद है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना काल से पहले भी यह विद्यालय 5 से 6 महीने बंद ही रहता है। साल में यह विद्यालय सिर्फ 5 से 6 महीने खुलता है, वो भी छात्रों और छात्राओं के कम उपस्थिति के साथ। जब यह विद्यालय बंद रहता है तब भी शिक्षक आते हैं और सड़क पर खड़े रहते हैं। अब मैंने सड़क कहा तो आप ये मत समझिएगा कि विद्यालय की बाहर वाली सड़क। आपको यह जान के हैरानी होगी और शायद हंसी भी आए कि इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई स्थायी मार्ग या सड़क नहीं है। बच्चे इस विद्यालय तक खेतों से होकर पहुंचते हैं और जब बरसात के मौसम में बारिश होने के कारण सारे खेत में पानी लग जाता है तो ये सामूहिक रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसका फल स्वरूप इस विद्यालय को भी बंद करना पड़ता है। और जब तक खेतों का पानी नहीं सूखता तब तक ये विद्यालय छात्र और छात्राओं से वीरान पड़ा रहता है। 5 से 6 महीने अगर इस विद्यालय को कोई पूछता है तो वो है अपना घर समझ के इसे दुरुपयोग करने वाले लोग। खैर, इस विद्यालय में रहने वाले जो लोग हैं उनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने उन्हें रहने के लिए कोई उत्तम व्यवस्था दी ही नहीं है। इस विद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए न अभिभावकों को मतलब है, न गांव के गणमान्य लोगों को मतलब है, न सत्ता में बैठे लोगों को मतलब है और न ही सरकार को मतलब है। चाहे यह विद्यालय बंद रहे या फिर छात्रों का भविष्य अपना दम तोड़ दे, अब करे तो शिक्षक अकेले क्या करे। जब यह विद्यालय बंद रहता है तो बच्चे 3-4 किलोमीटर पैदल या फिर अपने सवारी के अनुसार दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। अपने गांव में विद्यालय होते हुए भी बच्चों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भरी दोपहरी और शीतलहरी में 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना बच्चों के लिए आम बात नहीं है। इस विद्यालय तक पहुंचने के एक स्थायी मार्ग के लिए एक बार सारे शिक्षक और विद्यार्थी
हमारे गांव से करीब 9-10 किलोमीटर चलकर डुमराव धरना के माध्यम से सरकार से गुहार लगाने गए। लेकिन क्या हुआ? न मुखिया ने सुनी, न जिलाधिकारी ने सुनी, न सत्ता में बैठे लोगों ने सुनी और न ही सरकार ने सुनी। इससे विवश होकर सारे शिक्षक और विद्यार्थी अपने आवाजों को दबा दिए। आखिर वो कर भी क्या सकते हैं? आज के जमाने के विद्यालयों के अनुसार इस विद्यालय में कोई उत्तम प्रबंध नहीं है। जैसे न इस विद्यालय में वॉशरूम की व्यवस्था है, न इस विद्यालय में छात्रों के मध्याह्न भोजन करने के लिए कोई उत्तम स्थान है, न कक्षा में बैठने का कोई उत्तम प्रबंध है, न गर्मियों के लिए पंखा है और तो और बिजली भी नहीं, न पुस्तकालय है, छात्रों के शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए यंत्र भी नहीं है और तो और अतिरिक्त पाठ्यचर्या का कोई जरिया भी नहीं, और तो और इस विद्यालय का मुख्य दरवाजा भी नहीं। सरकार की यही औसत दर्जे का शिक्षा संस्थान प्रबंधन शिक्षा संस्थानों को दो रूपों में विभाजित कर देती है। पहला सरकारी और दूसरा निजी यानी कि प्राइवेट। सरकार को बस यही चाहिए कि बच्चों को छात्रवृत्ति, साइकिल और पोशाक जूते के पैसे समय समय से मिलने चाहिए, चाहे वो अशिक्षित ही क्यों न रह जाए। और अभिभावकों को भी बस यही चाहिए, चाहे बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं। अगर ऐसा होता रहा तो देश में विवश अशिक्षित मजदूर पैदा होंगे, काबिल नहीं। कोरोना काल में इस विद्यालय की स्थिति जर्जर हो गई है। इन छुट्टियों में इस विद्यालय की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं तथा इसको साफ, सजग और सुंदर रखने वाला भी कोई नहीं, चाहे इस विद्यालय में कोई घुसकर कुछ भी करे। अतः मैं अभिभावकों, शिक्षक और सरकार से विनम्र होकर निवेदन करता हूं कि इस विषय पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और एक समुचित कदम उठाया जाए। नहीं तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब शिक्षा के अभाव के कारण वो अपने जीवन से अपरिचित ही रह जाएंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल बनाने में उनकी सहायता करें। अतः यही सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए और देखते रहिए द ऋषि गुप्ता शो। बहुत बहुत धन्यवाद।